हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है और हम उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हमने सबसे पहले टारगेट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, जिस क्लास को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार भी दिया और बहुत ही ज्यादा व्यूज दिए। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आप लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारे चैनल पे व्यूज बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या होता है, जब लॉर्ड जो आपका लॉर्ड लिटन होता है वो भारत का वायसराय बनकर जब भारत आता है तो वो क्या करता है, भारतीय खजाने में से अनावश्यक रूप से पैसा खर्चा करना शुरू कर देता है। जबकि क्या होता है, भारत में उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। आप सबको पता है कि भारत में उस समय अकाल पड़ता है, तो भारतीयों को ही जरूरत थी पैसे की। भारतीय किसान थे वो सब खुद ही ऐसी हालत से जूझ रहे थे और उस सब चीजों को वो ना संभालते हुए उसने क्या करता है, अनावश्यक रूप से दिल्ली दरबार लगाता है और आंग्ल अफगान युद्ध में मदद करता है अंग्रेजी सेना की। भारतीय पैसों से वहां पे सेना को सब कुछ मुहैया कराता है। तो उससे क्या होता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी और सुशील कुमार घोष जी अपनी अमृत बाजार नामक पत्रिका और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी अपने सोम प्रकाश नामक अखबार से उसके कारनामों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या होता है, फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आता है वो कि अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं छापोगे, इसके लिए क्या करता है, वो एक बॉन्ड बनवाता है और उस बॉन्ड पे लगता है कि अगर आप कुछ सरकार के विरुद्ध छापोगे तो आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं छापोगे। और उसके अलावा क्या किया जाता है कि अगर आप प्रेस चला रहे हो तो आपको कुछ जमानत जमा करनी होती है। जमानत का मतलब कि कुछ पैसे जमा करने होते हैं, जो कि अगर आप इस बात का उल्लंघन करते हैं कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ छापेंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। साथ के साथ प्रेस के उपकरण भी जब्त हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है बेटा, ये केवल देसी भाषा के अखबारों पर लागू था, मतलब जो हिंदी भाषा में अखबार बनते थे उन्हीं पे लागू था। ठीक है फ्रेंड, आपको यहां तक सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, तो इससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित होता है हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का जो अखबार था सोम प्रकाश नामक अखबार, और वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जबकि अमृत बाजार नामक पत्रिका जो थी बेटा, वो रातों रात क्या होती है, वो रातों रात अंग्रेजी में उसका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, फिर आपको ये भी बताया था कि इसके बाद लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आता है और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देता है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी और यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने क्लास के एंड में आपको बता दिया था। अब इसके आगे से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करता है बेटा, वो एक आर्म्स एक्ट भी लाता है। क्या करता है, आर्म्स एक्ट लाता है। आर्म्स एक्ट 1878। अब बेटा इसकी क्या खास बात होती है, तो बेटा इसकी खास बात होती है कि जो अंग्रेज लोग थे ना बेटा, क्या सॉरी थोड़ा बड़ा नहीं, जिससे आप लोगों को क्या बेटा, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा वो लिखा कि अंग्रेज बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे। जो आर्म्स एक्ट 1878 में था वो क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे ना बेटा, वो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे, जबकि भारतीयों को जो भारतीय थे, भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। क्या था बेटा, जो लाइसेंस था वो अनिवार्य था।
अब जाहिर सी बात है बेटा, आपके देश में ही आके कोई आप पे कानून लगा रहा है और खुद के नागरिकों के लिए वो कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बेटा आपके अंदर भी एक ज्वाला पनपेगी, बिल्कुल पनपेगी। 1918 में आर्म्स एक्ट का, इस जो आर्म्स एक्ट था, उस आर्म्स एक्ट का विरोध गांधी जी ने भी किया था। क्या? 1918 में आर्म्स एक्ट का विरोध, जो मतलब जैसे गांधी जी तो शांति के पुजारी थे, तो गांधी जी तो हथियारों की बात ही नहीं करते थे, लेकिन 1918 में आर्म्स एक्ट का विरोध गांधी जी ने भी किया था। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गांधी जी कभी भी अहिंसा, क्या थे वो, अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं किया, तो हथियार के बारे में ज्यादा कभी बात नहीं करते थे। लेकिन 1918 में उन्होंने भी आर्म्स एक्ट का विरोध किया था, इसलिए पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके यूपी ट्रिपल पेट में ये पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी ने आर्म्स एक्ट का विरोध कब किया था? क्यों? क्योंकि बेटा वो अहिंसा की पुजारी थे, तो वो कभी हिंसा जैसी चीजों में पढ़ते नहीं थे, मतलब हथियार वगैरह की, तो आर्म्स एक्ट तो हथियार से रिलेटेड थे, इसलिए वो कभी बात ही नहीं करते थे। दैट्स व्हाई ये बात। अगर एक चीज यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा, और इस समय प्रेजेंट में कौन सा आर्म्स एक्ट है? प्रेजेंट में अगर आप लोग को पता हो कि प्रेजेंट में कौन सा आर्म्स एक्ट चल रहा है, तो आर्म्स एक्ट 1959 क्या है, अभी प्रेजेंटली वर्किंग है। जो 1959 में आर्म्स एक्ट आया था वही चल रहा है, ठीक है। तीसरा, कांग्रेस की स्थापना का जो तत्कालिक कारण था बेटा, दो कारण हो गए। पहला आप लोग जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा मैंने बताया आप लोगों को क्या, कि आर्म्स एक्ट। तीसरा क्या होता है बेटा, कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, इसकी सिविल सर्विसेज, क्या किया बेटा, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी उसकी आयु क्या करी बेटा, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था बेटा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे अंग्रेजों का जो मोटिव था ना, अंग्रेजों का जो मेन मोटिव था इसके पीछे का मेन मोटिव ये था कि अगर हम सिविल परीक्षा है, सिविल सेवा परीक्षा है, सिविल सर्विसेज है, अगर उसकी एज घटाएंगे तो भारतीय तब तक तो इंटर भी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो देर से पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय में उतना ज्यादा तब शिक्षा का वो नहीं था भारत में, तो वो कभी आईसीएस बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे देश के भी लोग ऐसे थे जो आईसीएस बने, ठीक है। और इसी आयु में बने सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताजी जो हमारे हैं, महान व्यक्तित्व हैं, जो आईसीएस बने भी और उस नौकरी को ठुकरा कर आ भी गए कि आईसीएस में भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बना बेटा, वो एल्बर्ट बिल था। क्या? एल्बर्ट बिल। अब एल्बर्ट बिल क्या था बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। एल्बर्ट बिल को क्या कहते हैं? व्हाइट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह। इसको व्हाइट म्यूटिनी में कहते हैं, व्हाइट म्यूटिनी। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? श्वेत विद्रोह। ये कब आया? तो याद रखिएगा 1883 में। क्या? एल्बर्ट बिल, व्हाइट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह। अगर आपसे कोई पूछे श्वेत विद्रोह कब आया, एल्बर्ट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह कब आया? 1883 में। एल्बर्ट बिल कब आया? 1883। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस क्लास का, ठीक है बेटा। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। बेटा ये कांग्रेस की स्थापना का सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था, क्योंकि 1883 में आता है, 1884 1885 के बाद क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में।
क्या था, कांग्रेस की स्थापना का सबसे तत्कालिक कारण यही था। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक की चीजें यहां तक बिल्कुल क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें कि आर्म्स एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट में क्या क्या चीजें थी, उसके बाद सिविल सर्विस परीक्षा, जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की आयु थी वो कैसे घटा दी थी, कांग्रेस इल्बर्ट बिल क्या था। अब इल्बर्ट बिल के बारे में और आगे विस्तार से चर्चा करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्पेस खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसे इरेज करके आपके ऊपर ही लिखूंगा चीजों को। ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक, बेटा देखो सबसे पहला क्या था, सबसे पहले जो बात है आपसे जो पूछा जा सकता है कि इल्बर्ट बिल किसके नाम पे था, तो कार्टनी इल्बर्ट एक व्यक्ति था। कौन? कार्टनी इल्बर्ट। क्या? कार्टनी इल्बर्ट के नाम पर था। पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए, एक मिनट में देख लूं कि पूरा बोर्ड कवर हो रहा है या नहीं। कंप्लीट बोर्ड कवर हो रहा है, ठीक है। कार्टनी इल्बर्ट के नाम पे था। क्या जो इल्बर्ट बिल आपका था बेटा वो कार्टनी इल्बर्ट के नाम पे था। अब इसमें था क्या कि बेटा जो आपके यूरोपियन जज होते हैं ना, जो आपके उस टाइम के यूरोपियन जज होंगे, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती थी। और उनके पास क्या पावर होती थी बेटा कि वो यूरोप के लोगों के, मतलब जो यूरोप के लोग हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स है, क्या जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, प्लस भारतीयों के, इन दोनों के मुकदमे सुन सकते थे। क्या कर सकते थे बेटा? सुन सकते। जबकि जो आपके क्या थे, भारतीय जज थे, क्या वो क्या कर सकते थे बेटा? केवल भारतीयों के मुकदमे सुन सकते थे। देख रहे हो क्या तानाशाही चल रही है। हमारे देश में आके हमारे ही देश के लोग मुकदमे नहीं सुन सकते हैं दोनों के, जबकि उनके देश के लोग सुन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही जब इतना लोगों को दबाया जाएगा तो क्रांति का होना स्वाभाविक हो जाता है, एक बड़ी संस्था का बनना स्वाभाविक हो जाता है, जो क्या करेगी, आपका विरोध करेगी। ठीक है, और धीमे धीमे वही चिंगारी एक क्रांति का रूप लेगी। ठीक है, तो ये थी बात। ठीक है, तो अब ये पास तो नहीं हो पाता है, बदले स्वरूप में, मतलब इसको थोड़ा चेंज किया जाता है और ये बदले स्वरूप में 1884 में पास हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए बेटा, अभी मैं बहुत तेजी से नहीं खींच रहा हूं, बहुत ही आराम से चल रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है। और आप लोगों को पता है यूपी SSC की पेट की डेट भी आ गई है, तो हम प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो बेटा इससे फैक्चुअल क्या, दो चीजें याद रखिए। क्या? इल्बर्ट बिल आया कब था? वो 1883 में आया था, लेकिन अगर कहे कि पास कब हुआ, लागू कब हो गया, तो 1884 में। देखो दोनों चीजें डिफरेंट है, तो ये बात याद रखिएगा। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है कि जो इल्बर्ट बिल था वो किसके नाम पे था, कार्टनी इल्बर्ट के नाम पे था। इल्बर्ट बिल में है था क्या, तो बेटा जो यूरोपियन जज थे वो भारतीय और यूरोप दोनों के लोगों के मुकदमे सुन सकते थे, जबकि जो भारतीय जज थे वो केवल भारतीयों के मुकदमे सुन सकते थे। तो ऐसा तो पॉसिबल, ऐसा मतलब इतना ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा बवाल होता है, बहुत ज्यादा इस पे वो टिप्पणियां होती है,
तो फिर क्या होता है, ये बदले स्वरूप में थोड़ा इसको चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है इसमें कुछ, और फिर ये बदले स्वरूप में कब पास होता है, 1884 में ये पास हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है। आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं। चलो फ्रेंड्स, आगे आज हम कांग्रेस का प्रथम और द्वितीय अधिवेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे कि द्वितीय अधिवेशन तक चीजें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोशिश यही है, बाकी देखते हैं कहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, देखो ये सारी चीजें तो होती ही रहती है, साथ साथ जो शिक्षित मध्यवर्गीय लोग रहते हैं, मैंने बताया था क्या, मध्यवर्गीय, शिक्षित मध्यवर्गीय वर्ग का उद्भव, मतलब जो शिक्षित मध्य वर्ग के शिक्षित लोग हैं उनकी संख्या धीमे धीमे बढ़ रही थी। तो जो शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे, अब जाहिर सी बात है, अगर शिक्षित होंगे लोग आपके देश समाज में, तो अगर कोई और देश आपके देश में आके राज कर रहा है और आप पे अत्याचार कर रहा है, तो शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से अपने क्या किया बेटा, अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करने लगा। क्या जो शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे वो लोगों ने कहा कि अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी, मतलब हमें अपने अधिकार क्या होंगे, अंग्रेजों से मांगने पड़ेंगे, वो देने वाले नहीं है आसानी से। अंग्रेज इतने आसानी से हमारे अधिकार हमको देने वाले नहीं है, हमको अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। उसके लिए राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। क्या, तो देखो अगर कोई एक पर्सन जाएगा अपने अधिकार अकेले अकेले मांगने, इंडिविजुअल कोई चीज कहने, देखो मैं आपको समझाता हूं क्या बात, क्या बोला उन लोगों ने, ध्यान से देखो, जब शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों का उद्भव हुआ तो शिक्षित मध्यवर्गीय लोग ये सारी चीजें देख ही रहे थे, तो उन लोगों को ये बात समझ में आई कि ऐसे तो अंग्रेज हमारे अधिकार हमको देने से रहे, कि ऐसे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो सब अपने लोगों के बेनिफिट में या अपने बेनिफिट में करेंगे, हमारे बेनिफिट में वो कुछ भी करने वाले नहीं है। तो उन लोगों ने आपस में बात करना क्या शुरू कर दिया कि बेटा, उन लोगों ने आपस में ये बात करनी शुरू कर दी कि हमें अपने अधिकार अंग्रेजों से मांगने पड़ेंगे, हमें अंग्रेज अधिकार देने वाले नहीं हो, और इसके लिए एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी। अब बेटा देखो, राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा है, ठीक, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और ये आपके मैनेजर सर है, और ये कोई एक और वहां पे एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय है, ठीक है, और ऐसे कई सारे एम्प्लॉय, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल जाके कहे कि सर ऐसा हमें करना चाहिए, तो क्या मैनेजर सर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर ये तीनों ही एक साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि सर ऐसा करना ही चाहिए, तो सर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा लोग उस बात को सपोर्ट करेंगे, फिर क्या होगा, चीजों का इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता है, बात का इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता है जितना ज्यादा लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब ज्यादा लोग बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट उस बात का पड़ना तय है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र स्तर पे हो, जहां पे देश के कोने कोने से लोग जुड़ सके जिस संगठन से, और देश के कोने कोने से हमारी आवाज उठे, ठीक है। ये बात थी। 1884 में एक और बात होती है बेटा, भारतीय पैसे से जो ब्रिटिश सेना थी, उस समय मिस्र में भी ब्रिटिश का ही राज था, भारतीय पैसे से ब्रिटिश सेना
मिस्र में तैनात की कर दी जाती है। इजिप्ट, जो आज का इजिप्ट है, वही कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, मिस्र होगा ना कि मिस्र। ठीक है। लॉर्ड रिपिन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होता है। क्या? लॉर्ड रिपिन कहीं ना कहीं एक ऐसा गवर्नर जनरल था बेटा, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए भी करना चाहता था। कुछ ना कुछ ये चाहता था कि अगर मैं यहाँ का वायसराय बन के आया हूं, मतलब हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन मैं चाहता था अगर मैं यहाँ का वायसराय बन के आया हूं तो मैं कुछ इसकी प्रगति करूं। तो लॉर्ड रिपिन नाराज होकर त्यागपत्र दे देता है। इस बात से लॉर्ड रिपिन बहुत ज्यादा नाराज होता है कि भैया अगर आपको मिस्र में सेना बनानी थी तो आप यहां के पैसे से क्यों कर रहे हैं, आप ब्रिटिश से भेजिए। तो लॉर्ड रिपिन नाराज हो जाता है और त्यागपत्र दे देता है। क्या करता है? त्यागपत्र दे देता है। ठीक है बेटा, लॉर्ड रिपिन इस बात से बहुत ज्यादा खफा होता है और वो भैया जी क्या देते थे? त्यागपत्र। तो इनका भी कार्यकाल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब एक जो कांग्रेस के जो स्थापना के जो सबसे बड़ा कारण, मतलब सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, जिन्हें कांग्रेस का क्या कहा जाता है बेटा, जिन्हें कांग्रेस का प्रथम सचिव बनाया गया। अब किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत तो होगी। देखो, जब भी आपको इस संगठन को खड़ा करने की सोचोगे ना, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सोचोगे, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा हो। क्या? जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा हो, जो थोड़ी फेमस पर्सनालिटी हो। जब भी कोई बड़ा संगठन बनता है तो आप उसका हेड या उसका सचिव किसी ऐसे पर्सन को बनाना की सोचते हो जिसका वर्चस्व हो, जिसका समाज में रुतबा हो, जिसकी धाक हो समाज में। तो ऐसे एक पर्सन को ढूंढा जाता है, एओ ह्यूम जी। अब एओ ह्यूम के बारे में थोड़ा जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात की एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। क्या? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो भाई जाहिर सी बात है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो बहुत ज्यादा रही होगी। नॉलेज का लेवल उस जमाने में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, मतलब उनकी नॉलेज का लेवल तो आप समझ ही सकते हैं। इन्हीं को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला। बात याद रखिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला भी इनको कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो एओ ह्यूम जी को कहा जाता है। बेटा, भारत में पश्चिमी विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या? जो हमारा भारत है, अगर कोई पूछे कि भारत में पश्चिमी विज्ञान का जनक कौन है, तो वो भी कौन थे? एओ ह्यूम जी। बेटा, इनका एक अखबार आता था पीपल्स फ्रेंड नाम से। क्या? इनका एक अखबार आता था पीपल्स फ्रेंड, लोगों का मित्र। इंग्लिश में आता था पीपल्स फ्रेंड। पीपल्स फ्रेंड आता था, थोड़ी पीपल फ्रेंड्स, पीपल्स ठीक है, पीपल्स फ्रेंड्स। ओके, अखबार आता था, ये अखबार था, इनके अखबार का नाम था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था बेटा, 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया था। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहीं से सोचा गया था कि इनको बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने भारतीयों के हित में कुछ बातें बोली थी। क्या? 1883 में जब इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया, तो बेटा
इन्होंने क्या किया, भारतीयों के विषय में बहुत, भारतीयों का थोड़ा सपोर्टिव थे, भारतीयों को थोड़ा सपोर्ट किया था, भारतीयों के विषय में थोड़ी अपनी बातें रखी थी। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, इनको कांग्रेस का प्रथम सचिव माना जाने लगा कि इस व्यक्ति को हम अपना सचिव बनाते हैं, मतलब सचिव, इसको अपना कांग्रेस का सचिव कौन होगा, इन्हीं को बनाएंगे। ठीक है, ये बात, तो चीजें याद रखिएगा, चीजों को भूलिएगा नहीं। एक बार मैं अभी फैक्ट्स लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो क्लास के एंड में मैं लिख दूंगा, जो आपके लिए मेन टाइम पे जब 10 डे बचे रहेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जामिनेशन में, वो आपके लिए क्या कैप्सूल का काम करेंगे। ठीक है, ये मैं पूरा कवर करने वाला हूं, मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आपसे पूछ सकता है कि 1885 में जो प्रथम अधिवेशन का स्थान था, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, शुरुआत में पुणे को चुना गया। क्या शुरुआत में ठीक है, 1885 में प्रथम अधिवेशन का स्थान शुरुआत में पुणे को चुना गया था। क्या, जो बेटा आपका 1885 में प्रथम अधिवेशन का स्थान जो था उसको शुरुआत में पुणे को चुना गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, पुणे को चुना जाता है, परंतु उस समय आप लोगों को पता है एक बहुत बीमारी फैली हुई थी, परंतु पुणे में प्लेग एक जो डिसीज थी, जानते हो सदियों में जो जिसे सदी की डिसीज कहा जाता है, 100 साल में 100 सेंचुरी डिसीज जिसे कहते हैं, वो थी प्लेग, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु होती है। जैसे अभी कोविड आया था, उसी तरह से उस समय पे क्या आया था, प्लेग आया था, जिससे बहुत ही लोगों को मृत्यु हुई थी। तो प्लेग है, ठीक है, परंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण अधिवेशन के स्थान को बंबई रूपांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, बंबई स्थानांतरित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन तक पहुंच गए हैं बस। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से ये चीजें बता देता हूं। बेटा देखो, अब जो मध्यम शिक्षित वर्गीय लोग थे, देखो मैं चाहूं तो आपको थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा लिख के ना बताऊं, केवल चीजें पढ़ाऊं और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं कि आप भी एक बार लिखिए अपनी कॉपी में। जब पढ़िए तो नोट्स बनाइए, और जब नोट्स बनाइए तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसे अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में क्या हो, बहुत ही आसानी से आपका रिवीजन हो जाए। कि 1 घंटे जब आप रिवीजन करो तो आपको लगे कि भैया कुछ बहुत ज्यादा रिवीजन कर लिया मैंने। ठीक है, इसलिए मैं क्लास के एंड में आपको जो क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसे भी पढ़ा देता हूं। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ी सी मेरी बातों को सुनिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें सही है। बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि अब क्या जो मध्यम इतना चीज होने के बाद, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है, उसके बाद आर्म्स एक्ट आ गया, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को घटा के कम कर दिया गया, परीक्षा की जो एज थी उसे घटा के कम कर दिया गया, उसके बाद आपका एल्बर्ट बिल आ जाता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, लोगों में आक्रोश जाग रहा था।
और जो हमारे समाज के, भारतीय समाज के शिक्षित मध्य वर्गीय लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, वो शिक्षित भी होते जा रहे थे, तो उनकी भी संख्या धीमे धीमे क्या हो रही थी बेटा, बढ़ रही थी। अब उन लोगों ने आपस में बात करनी, ये बात शुरू कर दी कि भैया अंग्रेज तो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, वो जो भी कुछ अच्छा करेंगे या तो वो अपनी सरकार के लिए करेंगे या तो अपने लोगों के लिए अच्छा वो कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों की मांग अंग्रेजों से करनी पड़ेगी। ये बात शिक्षित मध्य वर्ग लोगों ने करनी शुरू कर दी। अब लेकिन बेटा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि अगर हम एक एक करके इंडिविजुअल करके जाएंगे अपनी बात रखने, तो वो हमारी बात सुनने वाले नहीं है। तो अगर हमें अपने अधिकार मांगने हैं तो हमें एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी। वो राष्ट्रीय संगठन उठा के अंग्रेज से, वो राष्ट्रीय संगठन क्या करेगा, उठा के अंग्रेज के सामने हमारी बात रखेगा, और क्योंकि राष्ट्र के कोने कोने से आवाज आएगी तो अंग्रेजों पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जब भी किसी संगठन, आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया, इससे पहले भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी कोई बड़ा संगठन बनाया जाता है तो बेटा कोई ऐसे पर्सन को उसका हेड बनाने का सोचते हैं जिसका समाज में थोड़ा रुतबा और धाक हो, कुछ उसकी पहचान हो, जिससे लोग संगठन को तुरंत ही जाने, तुरंत ही हाईलाइट हो जाए वो संगठन। क्यों? क्योंकि जब भी देखो, फॉर एग्जांपल आज के युग की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की कोई कंपनी है बेटा, नाम, आप कोई कहते हैं टाटा का प्रोडक्ट है, तो बस टाटा का प्रोडक्ट ही बहुत काफी है क्योंकि उनका नाम है। तो उसी तरह से अगर किसी पर्सन का नाम होगा तो वो संगठन भी बहुत ज्यादा फेमस होगा। तो ये सब करते कराते इन लोगों ने एओ ह्यूम जी को सोचा कि इन्हें हम अपना प्रथम सचिव बनाएंगे। अब इन्हें प्रथम सचिव बनाने का सबसे मेन मोटिव क्या था कि पहले तो ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और फिर उसके बाद ये क्या थे बेटा, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था, ये उपाधि इनके पास थी। और उसके बाद उपाधि, देखो किसी को जो कोई एक उपाधि दी जाती है, एक नाम दे दिया जाता है, वैसे इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। उसी तरह से उसके बाद इन्हें भारत में पश्चिम विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को, और इनका एक अखबार भी आता था, पीपल्स फ्रेंड मतलब लोगों का मित्र। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा फेमस प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, कहा गया कि इन्हें प्रथम सचिव कांग्रेस का बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि 1885 में जो पहला अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का, 1885 में जो प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, वो उसका जो स्थान था वो पुणे निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि उस समय पुणे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस इंडिया में माना जाता था। तो ठीक है, पुणे को निर्धारित किया गया था, लेकिन एक्चुअल में उस समय आप लोगों को मैंने बताया कि सेंचुरी डिसीज होती है कुछ, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो ऐसे ही प्लेग नामक बीमारी थी जो बहुत भयंकर तरीके से पुणे में फैली हुई थी, इसलिए अधिवेशन के स्थान को स्थानांतरित कर दिया गया और इसे मुंबई में कर लिया गया। यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको भी पढ़ने में बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री से बहुत लोग होते हैं बोरिंग लगती है, अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, देखिए व्यूज, लाइक, शेयर तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे। कोशिश करिए कि पूरी वीडियो देखें, जिससे आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ेगा बेटा। अगर कोई भी वीडियो को देख रहा है तो पूरी देखिए, आए देख के चल दिए, इससे क्या होगा बेटा, इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, अब बेटा कांग्रेस की स्थापना, यही को कहते हैं, सॉरी, कांग्रेस की स्थापना या प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी कहते हैं और कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, $1885 का समय चल रहा है, भारत में कांग्रेस की स्थापना हो रही है और इसी का प्रथम अधिवेशन रखा जाता है। अब भाई जब भी किसी संगठन का क्या होगा, वो होगा, गठन होगा, तो कहीं ना कहीं पहले मीटिंग फिक्स की जाएगी और उसी को क्या कहते हैं, अधिवेशन। ठीक है, प्रथम अधिवेशन। अब बेटा कांग्रेस की स्थापना या प्रथम अधिवेशन वो कब से कब तक था, तो बेटा 28 सितंबर, हाँ अभी सॉरी 28 सितंबर, 28 दिसंबर 1885 से, 1885 से इसकी शुरुआत होती है
और 31 दिसंबर, ये जो सेशन था वो कब तक चलता है? 31 दिसंबर 1885 तक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब से कब तक था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 से लेके 31 दिसंबर 1885 तक चला। ठीक है। स्थान क्या था बेटा? गोकुलदास, तेज प्रताप, संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक मैदान, क्योंकि ये पहला अधिवेशन है इसलिए मैं पूरा नाम लिखा रहा हूं कि उस जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम था गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई या मुंबई। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन प्रथम अध्यक्ष? ठीक है। तो बेटा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी भी शॉर्टकट में इन्हें कहते हैं, ऑप्शन में हमेशा यही मिलेगा यार, WC बनर्जी, अगर कभी एग्जाम में आता है। अब कह ले कि संस्थापक मतलब इसका संस्थापक कौन था या प्रथम सचिव कौन थे जिसने इस संस्था को शुरू किया, या उसके पहले सचिव कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो बेटा आप लोगों को मैंने अभी बताया था, एओ ह्यूम जी थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, भारत में पश्चिम विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। किसका? कांग्रेस का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर कोई कभी पेपर में अगर आ जाता है कि कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, बेटा हम लोग फर्स्ट ही अधिवेशन तक पढ़ेंगे आज, उसके बाद में पूरा जो क्लास में मेन बातें हैं उनको एक बार मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। कांग्रेस का जनक। बेटा कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? प्रतिनिधियों की कुल संख्या मतलब कितने लोग शामिल होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 72। अध्यक्ष सहित, क्या? अध्यक्ष सहित, अगर अध्यक्ष को छोड़ के पूछा जाए तो कितने? 71, लेकिन अध्यक्ष के सहित कितनी थी? 72। लेकिन अगर केवल पूछा जाए कि प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी, तो बेटा 72 ही बताएंगे। और अगर कहेंगे कि अध्यक्ष को छोड़ के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो बताएंगे 71। क्लियर है बात? सबसे अधिक प्रतिनिधि कहां के थे? सबसे अधिक लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रतिनिधि कहां के थे? तो बेटा 38 थे बंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से? बंबई प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक थे। और कितने थे? 38। बंबई प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक थे और वो कितने थे? 38। ठीक है। प्रत्येक मतलब हर एक प्रेसिडेंसी से क्या किया? लोगों ने हिस्सा लिया। कोई भी ऐसी प्रेसिडेंसी नहीं थी जहां से लोगों ने हिस्सा ना लिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें सही हैं। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, तो यहां तक को चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक प्रेसिडेंसी से हिस्सा लिया तो प्रथम अधिवेशन का स्वरूप अधिवेशन लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। क्या प्रथम अधिवेशन का स्वरूप अखिल भारतीय था। क्या था बेटा? अखिल भारतीय। जो आपका पहला अधिवेशन था उसका जो स्वरूप था वो कैसा था बेटा? अखिल भारतीय। यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बातें और बची हैं उनको कर लेते हैं, फिर इस क्लास की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, चीजें मैं आपको फैक्ट्स लिखा दूंगा, रिवीजन नोट्स जो आपकी रहेंगी वो बहुत ही छोटी रहेंगी। अब बेटा देखो, इसका पहले नाम रखने की जो बात हुई थी ना बेटा, पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इंडियन नेशनल यूनियन, पहले नाम जो रखने की बात हुई वो क्या नाम रखने की बात की, जो पहले नाम रखने की बात हुई वो क्या नाम रखने की बात हुई? तो पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन, क्या इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था पहले, वो क्या रखने के लिए सोचा गया कि इसका नाम हम जो रखेंगे वो इंडियन नेशनल यूनियन रखेंगे, ठीक है। यूनियन रखने का प्रस्ताव था, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी जो थी, तो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर, क्या दादा भाई नौरोजी जी ने क्या दिया? सुझाव दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। क्या? क्या? जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे उनके सुझाव पर, जिन्हें क्या कहते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, ये पहले साल के पेपर में आया था, पेट के पेपर में, कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ये फर्स्ट ईयर में आया था, जब पहली बार पेट आया था तब ये आया था। आप लोग भी इसके लिए रेडी रहिएगा कि आप लोगों को भी ये चीज क्लियर हो, क्योंकि ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले ईयर नहीं आया था, तो इस बार पेट के पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, बदलकर कर दिया, इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अब उस समय ब्रिटिश में क्या चीजें थी ये भी जान लेते हैं कि वहां का वायसराय, भारत का पहले तो वायसराय कौन था, क्योंकि 1884 में तो भैया क्या होता था, 1884 में लॉर्ड रिपन तो जा सका था, तो उस समय भैया कौन था? डफरिन वाले डफरी बजा, तो किसका? लॉर्ड डफरिन। ये डपली वाला था, डपली बजा रहा था, डपली वाले डपली बजा, क्योंकि डफरिन ने डफर काम किया था। क्या? डफरिन ने डफर काम किया था। अब भी बताता हूं कैसे किया था आप लोगों को। ये बात भी, बहुत ही डफर इंसान था ये, इसे पता भी नहीं चला कि इसने भारत की आजादी की नींव रखने वाली, मतलब भारत की आजादी की नींव रख दी है एक संस्था के रूप में। एक इतनी बड़ी संस्था को इसने मान्यता देके
भारत की आजादी की नींव रख दी है। अब भारत की आजादी की बहुत बड़ी नींव रख दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। एक और उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव तो कौन था? चर्चिल। भारत का सचिव कौन था? चर्चिल था, जिसने गांधी जी को अर्धनंग फकीर बोला था। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहां पे गए थे? ब्रिटिश इंग्लैंड गए थे, तो उसने क्या कहा था? गांधी जी को अर्धनंग फकीर बोला कि अर्धनंग फकीर है। ठीक है। एक और स्पेशल बात है कि प्रथम अधिवेशन में, जो आपका प्रथम अधिवेशन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी शामिल नहीं हुए थे क्या? सुरेंद्र नाथ, ये भी बहुत चर्चित नाम थे उस समय के, तो ये शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। बनर्जी ठीक है, यहां तक बात है क्रिस्टल क्लियर है। प्रथम अधिवेशन खत्म हो गया कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था? शामिल नहीं हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक बार थोड़ी सी जो बातें बची है उनको भी कर लेते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं अपने। चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्लास का। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। थोड़ा कल करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अभी भी करा देता हूं। ठीक है, चलो करा देते। आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जैसे ही मेरा क्वेश्चन आएगा आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लाइव वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूं, दैट्स व्हाई अभी आप लोग ऐसे ही आंसर दीजिएगा। तो बेटा, हम लोगों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात से बात करना शुरू किया था। तो सबसे पहले तो आर्म्स एक्ट कब आया? तो आप लोग कहोगे 1878 में आया। ठीक है, अगर मैं उस समय भारत का वायसराय कौन था पूछूं तो कौन था? लॉर्ड लिटन ही था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आर्म्स एक्ट क्या कहता था कि अंग्रेज अंग्रेज बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं और भारतीयों को लाइसेंस रखने के लिए, भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने आर्म्स एक्ट का, देखिए लिखते रहिएगा। जब लास्ट के 10 मिनट में जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, लिखते रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ना, ये जो मैं कहता हूं कि आपके रिवीजन नोट से, इसी रिवीजन नोट से डिट्टो कॉपी दिखा दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और वीडियो काट के दे दूंगा कि ये देखिए, ये मेरी रिवीजन नोट्स थी जो मैंने बोर्ड पे लिखा था और यहां से क्वेश्चन आया। गांधी जी ने आर्म्स एक्ट का विरोध कब किया था? तो 1918 में हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने आर्म्स एक्ट का विरोध किया। इसके बाद क्या थी? इसके बाद उस समय सिविल सेवा, ये तो बात की है, आप लोग याद ही रखेंगे, छोटी बात मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, कि सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसकी एज 21 से घटाकर 19 वर्ष कब कर दी गई? तो ये भी उसी समय की बात थी, 1880 के आसपास। ठीक है, इसके बाद क्या था? इल्बर्ट बिल कब आया? क्या अगर कोई पूछे इल्बर्ट बिल कब आया? इसके बाद तो बेटा कब आया इल्बर्ट बिल? आप बता सकते हैं इल्बर्ट बिल कब आया? तो कब आया बताइए? इल्बर्ट बिल आया कब था? 1883। उस समय भारत का वायसराय कौन था अगर ये पूछ ले तो लॉर्ड रिपन। ठीक, यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब इल्बर्ट बिल पास कब हुआ ये दूसरा क्वेश्चन है।
तो ये 1884 में हुआ। और उस समय भी भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अब क्या पूछ सकता है, एल्बर्ट बिल का दूसरा नाम क्या था? ये भी पूछ सकता है। तो व्हाइट म्यूटिनी, इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। क्या? श्वेत। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? चीजें क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रही बातें? मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसके बाद क्या था बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, यहां तक चीजें होगी। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो यही कांग्रेस की स्थापना का तत्कालिक कारण भी था। इसके बाद एल्बर्ट बिल किसके नाम पे था? देखो, जब ये पूछेगा ना तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि एल्बर्ट बिल किसके नाम पे था। वो क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि श्वेत विद्रोह बिल किसके नाम पे था, या व्हाइट म्यूटिनी विरोध, श्वेत विद्रोह बिल किसके नाम? फंसाएगा ना आपको। अगर एल्बर्ट क्या पूछ लेगा, एल्बर्ट बिल पूछ लेगा तो आप तो तुरंत बता दोगे कार्टगी एल्बर्ट के नाम पे था। लेकिन श्वेत विद्रोह बिल किसके नाम पे, तो किसके नाम पर था? कार्टनी एल्बर्ट के नाम पे था। किसके? यहां तक बात थी। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? अब क्या था एल्बर्ट बिल में? एल्बर्ट बिल में यह था कि जो यूरोपियन जज थे वो यूरोप के लोगों के और भारतीय लोगों दोनों के मुकदमे को सुन सकते थे, जबकि जो भारतीय जज थे सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो केवल भारतीयों के मुकदमे सुन सकते थे। तो कांग्रेस की स्थापना का सबसे तात्कालिक कारण। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो मध्यवर्गीय शिक्षित लोग रहते हैं वो कहते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए हमें राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी, और राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी तो उसके बिना ये अंग्रेज हमें अधिकार देने वाले नहीं। तो अब भैया राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए क्या किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती है, तो वो कौन होते हैं? एओ ह्यूम जी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है आज की, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम जी को कहा। ये बात समझ में? भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही चीज। तो इसे ये भी किसे कहा जाता है बेटा? एओ ह्यूम जी को कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद की बात और भी कर लेते हैं। क्या इसके बाद की बात क्या थी बेटा? इसके बाद की बात आ जाएगी कि आप भारत में पक्षी विज्ञान का जनक हो गया, हर्मिट ऑफ शिमला हो गया। नेक्स्ट, हाँ, पीपल्स फ्रेंड। क्या? पीपल्स फ्रेंड नामक अखबार किसका था? तो पीपल फ्रेंड्स नामक अखबार किसका था बेटा? चलिए बता दीजिए किसका था? जो हमारे एओ ह्यूम जी थे उन्हीं का।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की भी बात कर सकता हूं, लेकिन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये एक पेज का ही मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अब जब रिवीजन नोट्स हो तो बहुत ही पतली हो आपकी, जिससे आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने बैठे तो 2 घंटे में पूरा रिवीजन खत्म कर दे। इसलिए मैं आपको केवल एक ही पेज का रिवीजन करा रहा हूं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का भी रिवीजन कराना चाहिए, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें पढ़ के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल पेट को से साथ ही साथ आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज है वो भी बूस्टअप होगी फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करिए, जिससे ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हर फैमिली मेंबर्स को, हर एक गरीब बच्चे को मिल सके, जिससे वो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। ओके, तो फिर से वही कोट के साथ खत्म करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। मतलब ना, मेरे सीने में अगर आग ना लगी हो तो आपके सीने में तो आग जरूर ही लगनी चाहिए, क्योंकि आपका मोटो है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में 80+ मार्क्स गेन करा जाए, और उसके बाद जो भी यूपी में वैकेंसी आ रही है उसे फोड़ के नौकरी, सरकारी नौकरी ली जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कर्म योद्धा।